अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त के दूसरे पार्ट में आप सबको खुशामदीद। इस हिस्से की शुरुआत में हम देखते हैं शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं और इनकी आवाज़ गूंजती है, मदद और फतह सिर्फ तेरी तरफ से है। इन खादमों को अपनी रजा के रास्ते पर साबित कदम फरमा, हमारे दिलों को इस्तकामत और हमारे हाथों को कुव्वत अता फरमा, हमें फतह से हमकिरार फरमा। या अजीज या जब्बार, जंग के मैदान में अपना इंसाफ जाहिर कर और हमारी मदद फरमा। इसके फौरन बाद मबदूद आकर कहता है, फौज हरकत में आने के लिए तैयार है मेरे सुल्तान, हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। तो सुल्तान उमर मल्ला से कहते हैं, मोहतरम उमर मल्ला दुआ करें। जवाब में उमर मल्ला कहते हैं, खादमों की दुआ होनी चाहिए मेरे सुल्तान, वो अल्लाह जो तजल्ली फरमाता है उसमें यकीनन कोई खैर होती है। आपकी घोड़े सरपट दौड़ें और आपकी तलवार तेज हो। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, देखते हैं अब बादशाह मालिक क्या करेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर मैदान जंग में बेलियन सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी तलवार तुम्हें छुएगी। मैंने तुमसे बहुत सी चीजें सीखी हैं अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लेकिन अब हम दोनों जानते हैं कि ये तलवारों का खेल नहीं रहा, यह हकीकी लड़ाई का वक्त है। बेलियन की तलवार निकालने से पहले ही जंगी फौज पहाड़ों से उतरती दिखाई देती है और उनकी जबानों पर अल्लाह का कलाम होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। इमाम लेक की नजरें वहीं जम जाती हैं। विलियम शतलियन और लॉर्ड गाय का भी यही हाल होता है। जंगी फौज का तूफान आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। ये देखकर इमाम लेक विलियम से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास इसकी वजाहत होगी विलियम, तुमने कहा था वो नहीं आएंगे। लॉर्ड गाय कहता है, हमें मौका मिलने पर ही उन्हें मार देना चाहिए था। इमाम लेक कहता है, अब उन्हें दिखा दो कि तलवार शानो शौकत और इज्जत के हकीकी मालिक कौन है। ये सुनते साथ ही सब अपनी तलवारें निकालकर जंगी फौज की जानिब बढ़ते हैं। मैदानी जंग में दोनों फौजें आपस में टकराती हैं। जंगी फौज की कमान अमीर शिरकू के हाथ होती है और वे सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब करातगीन अपने साथियों के साथ उस मकाम पर पहुंचा था जहां वो सब बेहोश थे। ये मंजर देखकर करातगीन हैरान रह गया था और उसके कानों में उस बुजुर्ग की आवाज गूंजी थी, दर्दमंदों के लिए दवा बन जाओ। उसे याद करते ही करातगीन ने कहा था, गद्दारों ने कुएं में जहर डाल दिया है, अलबेस्ट जो बोतलें मैंने तुम्हें दी थी वो इन्हें दे दो। ये कहते साथ ही कारतगीन ने आगे बढ़कर शिरकू को दवा पिलाई थी। इस ख्याल के बाद शिरकू और सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों एक ही ज़रब से काफिरों को मार गिराते हैं। कारतगीन की तलवार भी आबोताब के साथ चल रही होती है। वो लाशें गिराता चला जाता है और आगे बढ़ता जाता है। जंगी फौज जहाँ काफिरों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रही होती है, वहीं बेलियन, लॉर्ड गाय और शतिलियन भी जंगी सिपाहियों को शहीद करते चले जाते हैं। इमाम लेक और विलियम बाकी फौज के साथ पीछे खड़े होते हैं। इमाम लेक कहता है, खुदावत हमें फतह अता फरमा। उधर काहिरा में शहवार जवाहर से कहता है, सलीबियों की फतह के साथ मिस्र दोबारा मेरा होगा। हकीकी सल्तनत वो है जिसमें आप हर एक के जीतने पर अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। ये कहते साथ ही वो मशरूब पीता है जो उसके गले में अटक जाता है। ये देखकर जवाहर कहता है, आराम से वजीर हजरत, आराम से। कुछ देर सोचने के बाद शहवार कहता है, लेकिन क्या होगा अगर ये जंग जंगी जीत गए और हम फतह के बजाय शिकस्त की तरफ चले गए। नहीं नहीं, कोई शिकस्त नहीं है। जंगी अमीर का हुक्म मानना या फिर बादशाह मालिक को खिराज पेश करना। फिर तख्त पर बैठते हुए कहता है, कोई शक नहीं कि हम बादशाह मालिक को खिराज पेश करेंगे। मिस्र मेरा है, मैं इसे हरगिज किसी को नहीं दूंगा। मैदान जंग में खलील सलीबियों को एक एक करके जहन्नुम हासिल कर रहा होता है, मगर फिर उसका सामना शतिलियन से होता है। शतिलियन उसके कंधे को जख्मी करते साथ जैसे उसे मारने लगता है। बिलियन वहां आकर उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाओ, इससे मेरा कुछ हिसाब बाकी है, तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनकर शतरियन खुद को रोकते हुए वहां से चला जाता है और खलील इशारे से बिलियन का शुक्रिया अदा करता है और बिलियन भी उसे बचाकर दूसरी तरफ चला जाता है। मैदान जंग की जानिब देखते हुए इमाम लेक कहता है, देखो एक बार फिर कुछ की फौज की ताकत देखो। उसी लम्हे एक सलेबी सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए तेजी से वहां पहुंचता है और विलियम की जानिब एक पैगाम बढ़ाता है। विलियम पैगाम खोलता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुश्किल से खुद को संभाल कर वो बस इतना कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन। इमाम लेक पूछता है, क्या वो भी यहाँ आ रहा है? विलियम कहता है, यहाँ नहीं, उसने हरीम किले पर हमला किया है। इमाम लेक के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, हरीम किला? इसके साथ ही हम हरीम किले को देखते हैं। हर तरफ खून ही खून, सलेबियों की लाशें जमीन पर पड़ी नजर आती हैं। फिर सुल्तान नूरुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ नजर आते हैं। उन सबके चेहरे ये बता रहे होते हैं कि यहाँ भी एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ा है। सुल्तान कहते हैं, उन सबको जहन्नुम में फेंका जाएगा। वजीर माद कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी फतुहात में एक और फतह का इजाफा हुआ है। अब हरीम किला भी आपका है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मबदूद कहते हैं,
جب امارلیگ یہ خبر سنے گا کہ اس کے اور ہمارے درمیان سب سے نازک جگہ حریم قلعہ بھی وہ کھو چکا ہے، سلطان اس کی بات کو پورا کرتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ اس فوج کو جمع کرے گا جس کو اس نے ہمارے مد مقابل رکھا ہے اور قدس واپس چلا جائے گا۔ حریم قلعہ اب سے ہمارا ہے، پرچم لہرائے جائیں، فوجی صدران کو خصوصی دستوں کے ساتھ قلعے میں آباد ہونے دیا جائے، ہم شام واپس جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی پورا قلعہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھتا ہے۔ میدان جنگ میں امارلیگ پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ ہر طرف سے حملہ آور ہیں، ہر طرف سے۔ ولیم کہتا ہے عزت مآب ہمیں صورتحال کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، ہم جسے لینے کی جدوجہد کر رہے ہیں اس مصر کی وجہ سے ہم قدس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ حریم کو لینے والا سلطان نور الدین وہاں نہیں رکے گا، کہ ہم سب جانتے ہیں ہم نے جو کھویا ہے وہ صرف حریم اور مصر نہیں قدس بھی ہو سکتا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، مصر یا پھر قدس۔ امارلیگ یہ سن کر سوچ میں پڑتا ہے۔ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی صلیبی کافروں کی لاشوں کے بیچ کھڑے ہوتے ہیں اور مزید لاشیں گراتے جاتے ہیں۔ شرکو بھی صلیبی سپاہیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ کارتگین بھی پورے جوش و خروش سے لڑ رہا ہوتا ہے، لوٹ گئے بھرپور مزاحمت سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک صلیبی کی آواز آتی ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سارے کافر پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں۔ شتیلیون اور لارڈ گائے بھی الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہیں۔ بیلین اور صلاح الدین مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شرکو بلند آواز میں چلاتے ہیں، فتح ہماری ہے، فتح ہماری ہے۔ میدان جنگ میں اللہ اکبر کے نعرے گونج رہے ہوتے ہیں اور بیلین شکست تسلیم کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے۔ اپنی تعداد پر غرور کرنے والی صلیبی فوج الٹے پاؤں میدان جنگ سے شرمسار ہو کر بھاگتی ہے۔ امارلیگ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مصر کو حاصل کرنے کا خواب کی وجہ سے وہ حریم قلعے کو بھی کھو دے گا۔ ادھر قاہرہ میں کامل شہوار سے کہتا ہے اگر صلیبی ہار گئے تو کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے بابا؟ تبھی جواہر وہاں بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ بالکل اچھا نہیں ہے، خبر خوفناک ہے وزیر حضرت۔ صلیبیوں نے شہوار اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے میرا وقت ضائع نہ کرو، جو کہنا ہے جلدی کہہ دو۔ جواہر کہتا ہے ہمیں فوراً بھاگ جانا چاہیے، صلیبی فوج پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ سن کر شہوار کو جھٹکا لگتا ہے اور پھر وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو جواہر؟ اتنی بڑی فوج مٹھی بھر زنگیوں سے کیسے ہار گئی؟ جواہر جواباً کہتا ہے مٹھی بھر نہیں وزیر حضرت۔ شہوار تخت پر گرتے ہوئے کہتا ہے مجھے وہاں مدد کے لیے جانا چاہیے تھا۔ جواہر کہتا ہے آپ کا قاہرہ کو غیر محفوظ نہ چھوڑنے کا فیصلہ درست تھا وزیر حضرت، لیکن اب آپ کو اپنا تخت نہیں اپنی جان بچانی چاہیے۔ شرکو اور صلاح الدین کی کمان میں فوج محل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر شہوار کھڑے ہو کر کہتا ہے کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، میرے سپاہی میری حفاظت کریں گے، کیا میں اس تخت کو ایک بار پھر چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر کامل بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ترکی چینل پر آنے کا شکریہ۔